हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अर्थशास्त्र स्कूल में। एक बार फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज बात करते हैं मांग और मांग के नियम की। क्या होता है मांग का नियम और कैसे लागू होता है, इन सभी तथ्यों पर हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। आइए तो देखते हैं कि क्या होता है मांग का नियम और किस प्रकार से ये काम करता है, कैसे लागू होता है और अर्थशास्त्र में इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ाया जाता है ये मांग का नियम। इन सभी बातों को आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग के नियम की। उससे पहले हम एक बार इस रेखा चित्र या ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ जो है वो मांग के नियम का ग्राफ है। ऐसा ग्राफ आपने कई बार देखा होगा जिसमें उसका जो वक्र या कर्व जो है वो ऊपर से नीचे यानी इस तरह से बाएं से दाईं ओर झुकता हुआ होता है। जो इसमें बता रखा है वैसे ही ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर झुकता हुआ होता है। ये जो ग्राफ बता रखा है आपको इस तरह से, ये जो वक्र है वो वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बाएं से दाएं की ओर झुकता है। तो ऐसा ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा। तो चलें, इस ग्राफ से बात करने से पूर्व हम बात करते हैं उपभोक्ता की मांग क्या है और इसे परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है। अर्थशास्त्र में इसे परिभाषित कैसे करते हैं। तो मांग को परिभाषित करने से पहले हम कुछ शब्दों पर जोर देंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से या इन्हीं शब्दों की सहायता से मांग की परिभाषा बनती है। ये शब्द जब तक हमें अच्छे से पता नहीं होगा, इन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं होगा, इनकी डिटेल पता नहीं होगी, तब तक हम मांग को सही तरीके से विश्लेषित नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऐसे क्या शब्द है और इनका मांग में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इच्छा की। तो सबसे पहले इच्छा क्या होती है। जैसे आप कुछ विचार कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे, बुक में कहीं कोई चित्र देखते हैं, बहुत अच्छा चित्र है, कहीं का है भारत का है, भारत के बाहर का है, कहीं का भी है, तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी वहाँ घूम आऊँ। तो उस समय आपके मन के अंदर जो इच्छाएं हो रही है, जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तो वो इच्छाएं क्या है, महसूस करते हैं आप, ऐसी कुछ आवश्यकता में महसूस करते हैं कि चलो देख आते हैं, घूम आते हैं, तो वो क्या हो गई, इच्छा है। तो इच्छा क्या है, एक मनुष्य की आवश्यकता महसूस करने की प्रक्रिया है, जिसमें एक मनुष्य किसी चीज़ की आवश्यकता को महसूस करता है। जैसे कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में किसी किले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि इस किले को हम भी देख लें, तो वो क्या हो गई, इच्छा। अब इच्छा जो है, इच्छा से क्या बनती है, आवश्यकता। तो आवश्यकता देखिए, आवश्यकता क्या होती है, अपनी इच्छा की पहचान कर उसमें विशिष्टता का पता लगाना क्या है, आवश्यकता। आपकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा में, उसी के अंदर यानी उसी इच्छा में आपकी विशिष्टता क्या है, मतलब विशिष्ट आवश्यकता क्या है, उस विशिष्ट आवश्यकता को पता लगाना या उस इच्छा की विशिष्टता पता लगाना क्या है, आवश्यकता। मान लीजिए कि आपको एक पेन खरीदना है। क्या खरीदना है, पेन, किसी काम से, या आपको पेन खरीदने की एक इच्छा हुई। अब जो पेन खरीदने की इच्छा है वो तो क्या हो गई, आपकी एक आवश्यकता महसूस की आपने, एक मुझे पेन चाहिए। अब जो पेन चाहिए उस पेन में क्या चाहिए, आपको जेल पेन चाहिए या बॉल पेन, कैसा पेन चाहिए, इस तरह के कई प्रश्न आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें से अपनी आवश्यकता का पता लगाएंगे कि आपको बॉल चाहिए या जेल। तो आप उसमें कई सारे क्वेश्चन करते हो, उस क्वेश्चन का उत्तर आता है कि नहीं मुझे बॉल ही चाहिए, जेल नहीं। आपको, अब आपने क्या किया, आपकी आवश्यकता का पता लगा दिया कि आपको बॉल पेन चाहिए ना कि जेल। तो आपने जब जैसे ही आपके दिमाग में उत्तर आया कि आपको बॉल चाहिए, तो आपने क्या किया, पेन के अंदर विशिष्टता का पता लगा लिया है, यानी कि आपने आपकी आवश्यकता का पता कर लिया है। आपकी आवश्यकता पेन है और पेन क्या है, बॉल पेन। तो मतलब आपकी आवश्यकता आपको पता लग गई, और इसमें आप उसकी कंपनी भी सम्मिलित कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का ये पेन चाहिए, तो भी वो क्या हो गई, आपकी आवश्यकता, उसके गुणों का पता कर लिया आपने। उसके बाद मांग, इच्छा के बाद आवश्यकता बनी, आवश्यकता से बनती है मांग। तो मांग क्या है, जब आपको पता हो गया कि आपकी आवश्यकता क्या है
उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप पैसे देकर वो वस्तु या सेवा खरीदने के लिए तत्पर हो जाएं, तो मान लीजिए आपकी क्या हो गई, मांग। देखिए, आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पिछले साल यानी साल 2020 में आपने बार बार अखबारों में पढ़ा, टीवी के समाचारों में सुना कि ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आजकल मांग नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आजकल मांग नहीं है, यानी कि कार कंपनियों में आजकल मांग नहीं है। कारें बाजार में कम बिक रही है क्योंकि बाजार में मांग नहीं है। तो उस वक्त भी आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि मांग होती क्या है। तो मांग क्या है, लोगों की कार खरीदने की इच्छा। तो क्या ऐसा हुआ पिछले साल कार खरीदने वालों की इच्छाएं कम हो गई? इंडिया की कितनी सारी पॉपुलेशन है, सबकी इच्छा है कार खरीदना, तो इच्छा तो सबकी है। और अब उसमें से किसी ने आवश्यकता महसूस की कि नहीं मुझे कार चाहिए, मोटरसाइकिल से गुजारा नहीं हो रहा, अब कार चाहिए। लेकिन तो क्या वो मांग हो गई? नहीं। मांग कब होगी? जब वो उसने आवश्यकता महसूस की मुझे कार चाहिए और साथ ही वो उस कार को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि जुटा ले और उस कार को खरीदने के लिए पैसे देने के लिए तत्पर हो जाए, तब वो उसकी इच्छा क्या बन जाएगी, आवश्यकता से मांग बन जाएगी। तो मांग क्या हो गई? मांग व्यक्ति की वो विशिष्ट इच्छा या आवश्यकता है जिसे पूरा करने के लिए धन समर्थित करता है, यानी धन का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे आप? मांग। तो एक विशिष्ट परिभाषा की ध्यान दें, मतलब मांग क्या है? तो मांग व्यक्ति की ऐसी विशिष्ट आवश्यकता है जिसे पूर्ति करने के लिए या जिसकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति धन का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? मांग। यानी कि जैसे ही वस्तु आई उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार, तो वो वस्तु की क्या है? मांग। ऐसा नहीं है कि वस्तु बाजार में पड़ी है और उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है, उपभोक्ता के पास जब पैसे आएंगे तो वो खरीदेगा, तो वो मांग नहीं है। मांग बस वही है, जैसे ही वस्तु आई और उपभोक्ता पैसे देने के लिए तैयार हो गया, तो वो क्या हो गई? उसकी मांग। ये जो ग्राफ है, इस पे हमने पहले ही इसके बारे में बता दिया कि ये ग्राफ जो है, इसमें ये जो रेखा है, ये रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या है? मांग वक्र। ये मांग के कर्व है, मांग वक्र, ये दोनों रेखाएं, ठीक है। अब ये जो है, ये मांग का वक्र है, जो ये ऊपर देखिए आप, मतलब आप इसके हम दो पार्ट करें तो इधर का लेफ्ट पोर्शन और इधर का क्या हो जाता है? राइट पोर्शन। तो ये लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ये क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, यानी बाएं से दाएं और गिरती हुई पोजीशन में होता है। अब क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर देने से पूर्व हम कुछ मान्यताओं को समझेंगे। मान्यताएं क्या है? आपके दिमाग में कई बार प्रश्न आता होगा कि ये मान्यताएं, और अंग्रेजी में हम इसको एजम्पशंस बोलते हैं, ये होती क्या है? तो ये मान्यताएं या एजम्पशंस ये है कि जो जब भी आप अर्थशास्त्र के किसी नियम को पढ़ते हैं तो पहले आपको अपने दिमाग में ये तय कर लेना होगा कि ये चीजें लागू होगी ही होगी। अगर वो चीजें लागू नहीं होती है, यानी उन चीजों को आप एस्केप कर देते हैं, वो चीजें लागू नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में वो नियम भी लागू नहीं होगा। तो उन चीजों को हमें पहले समझ लेना होगा कि ये चीजें जो है ये ऐसे रहेगी तभी ये नियम लागू होगा, ऐसे नहीं रहेगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको कहें कि 12th के एग्जाम में कौन बैठेगा, तो वही विद्यार्थी बैठेंगे जिन्होंने 12th का फॉर्म भरा है। तो वो मान्यता हो गई कि जिसने फॉर्म भरा वही एग्जाम देगा। तो वैसे ये नियम की मान्यताएं हैं कि ये मान्यताएं एप्लीकेबल होगी तो ही नियम एप्लीकेबल होगा, लागू होगा, अदरवाइज नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहली मान्यता है वो है उपभोक्ता की आय समान बनी रहनी चाहिए, यानी कि जब जिस पीरियड में, जिस कालखंड में उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है तो उस समय उस वस्तु का मूल्य है वो मूल्य समान बना रहना चाहिए, साथ साथ उपभोक्ता की आय भी समान बनी रहनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय समान नहीं है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से उपभोक्ता की मांग भी कम और ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सबसे पहला नियम है कि उपभोक्ता की आय जो है वो आय बराबर रहनी चाहिए। दूसरी बात, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, स्वाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसकी किसी चीज़ में टेस्ट है, वो टेस्ट चेंज हो गया, उसे लगने लगा कि ये चीज़ खराब आ गई, तो वो क्या करेगा? उसकी मांग से हट जाएगा।
या फिर उसका पैशन है, स्वाद है, वो सारे सेम के सेम बने रहेगी। उसकी मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया तो फिर उसकी मांग को घटा देगा। ऐसा हमने कई सारे उत्पादों में देखा। अभी रिसेंट में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा देखा गया वो था नेस्ले का मैगी। जैसे ही पता चला कि मैगी में प्लास्टिक आ रहा है तो सारे लोगों का स्वाद है वो बदल ही गया, मतलब लोगों ने उसको खरीदना छोड़ दिया। तो मांग एकदम से प्रभावित हो गई। वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता था। वो अर्थशास्त्र के मांग के नियम को देखें तो उसके लिए एक असाधारण बात थी। वहाँ मांग का नियम लागू नहीं हो रहा था। उसके बाद तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु जिन्हें आप कहते हैं स्थापन या प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो वस्तुएं किसी एक वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। यानी कि चाय और कॉफ़ी, आप चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं और कॉफ़ी के स्थान पर चाय का, तो वो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ली जा सकती है, इसलिए हम उन्हें प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। तो ऐसी जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या संबंधित वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उनके मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि आप दूसरी, जैसे आप चाय पी रहे हैं और कॉफ़ी का मूल्य कम हो गया तो आप चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, तो चाय की मांग ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। उसका मूल्य समान रहते हुए भी उसकी मांग जो बाजार मांग है वो डाउन हो जाएगी, कारण कि कॉफ़ी का मूल्य कम हो गया है, तो आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद वस्तु सामाजिक प्रतिष्ठा की नहीं होनी चाहिए। वस्तु का रिलेशन व्यक्ति के सोशल स्टेटस से नहीं होना चाहिए या स्टेटस सिंबल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु स्टेटस सिंबल हो जाती है, जैसे कि हीरे जेवरात, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेटस सिंबल, वैसे ही कंपनी के उत्पाद भी स्टेटस सिंबल होते हैं। आजकल कारों में देखें तो ऑडी क्या है, स्टेटस सिंबल। तो ऑडी के लिए आदमी उसकी जो एक्चुअल कीमत है उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो गई, स्टेटस सिंबल। उससे कम पैसे में उसके जैसी कार आपको मिल जाएगी, सेम क्वालिटी की मिल जाएगी। एप्पल के मोबाइल में यही है कि एप्पल का मोबाइल जितने में एप्पल दे रहा है उसके आधे में उससे अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग एप्पल खरीद रहे हैं क्योंकि एप्पल स्टेटस सिंबल बन गया है। तो स्टेटस सिंबल या जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद वस्तु की कोई किस्म नहीं होनी चाहिए, वस्तु की और किस्म नहीं होनी चाहिए, मतलब वो वस्तु वैसी होनी चाहिए, उसकी कोई और किस्म। मतलब क्या हुआ कि एक जैसे मोबाइल है, एक पर्टिकुलर मोबाइल, उसके जैसा कंपनी एक और मोबाइल निकाल लिया, तो आप उस मोबाइल को छोड़ के दूसरे मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो उसकी दो किस्में हो गई। तो ऐसी किस्में नहीं होनी चाहिए, एक ही वस्तु होनी चाहिए। किस्म होना यानी कि प्रतिस्थापन के जैसे ही होना, एक वस्तु के स्थान पर आप दूसरी यूज करना शुरू कर देंगे, तो वह नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता है। जो हमने पहले ही बात कर दी, जो सिंबॉलिक होती है, जो स्टेटस के लिए यूज की जाती है, सिंबॉलिक स्टेटस होती है, उन वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता है जो आदमी की प्रतिष्ठा से जुड़ी है, हीरे जेवरात एक्सेट्रा। उसके बाद किसी नवीन स्थापन वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में उस वस्तु का प्रतिस्थापन या उसके जैसी उसके रिलेटेड वस्तु कोई आ गई है तो उपभोक्ता को उसका पता ही नहीं होना चाहिए। अगर उसको पता होगा तो वो उसको क्रय करना शुरू कर देगा, तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो ऐसे में हम ये एज्यूम कर लें कि उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में इसका कोई प्रतिस्थापन भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता को यह पता लग जाए कि इस चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है, इसके भाव फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो अभी वो ज़्यादा मात्रा में खरीद कर अपने पास क्या कर लेगा, संरक्षित कर लेगा, तो वो ज़्यादा मांग कर लेगा। तो इस कारण जो आपका नियम है, मांग का नियम, वो नियम लागू ही नहीं होगा। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा हमें कि जो चीज़ है उस चीज़ की वैल्यू भविष्य में भी इतनी रहेगी जितनी आज है, या मतलब उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, एकदम से तेजी से ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। अगर घटने का अनुमान होगा तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसको क्रय करना बंद कर लेगा। उसके बाद हम आते हैं मांग फलन पे। आपके मन में विचार आता होगा मांग फलन होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे गणित में एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, ये उस क्वेश्चन को या उस इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसे ही अर्थशास्त्र में एक मांग फलन होता है, उस फलन पे नियम डिपेंड करता है कि
कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो कौन सी घटेगी, और कौन सी घटेगी तो कौन सी बढ़ेगी, उसके रिलेशन को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। उसको आप क्या कहते हैं, फलन। अब मांग फलन की बात करें तो मांग को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं, उसको हम देखते हैं, जिस रिलेशन में देखते हैं तो वो रिलेशन क्या है, मांग का फलन या फंक्शन ऑफ डिमांड। जैसे इसकी परिभाषा लिखी हमें, वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। तो किसी वस्तु की मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मांग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है, उसके बीच में हम रिलेशन ढूंढे तो इसको क्या कहेंगे, मांग फलन। देखिए इसको एक इक्वेशन से समझते हैं। ये इक्वेशन है, देखिए इस इक्वेशन में आप देखिए सबसे पहले इक्वेशन क्या है, ये जो फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन, ये देखिए आप, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं सबसे पहले, आप उस अंडरलाइन से देखिए, ये जो ऊपर दे रखा है ये क्या है, इसका फलन है। dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px पी आर वाई और टी, ये क्या है, इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कहां से आ गया, क्यों, तो देखिए नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से ध्यान दे सके। देखिए इसकी इक्वेशन पी एक्स पी आर वाई और टी, ये क्या हो गई, इसकी मांग फलन की इक्वेशन। तो डी एक्स क्या है, डिमांड, यानी वस्तु की मांग, ये जो क्या है, मांग। अब डी एक्स मांग का रिलेशन किसके साथ है, तो सबसे पहले पी एक्स यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, जो चीज आप खरीद रहे हैं उसका मूल्य के साथ। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि उस वस्तु के संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके साथ। उसके बाद यील्ड ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय। और उसके बाद क्या है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का स्वाद, उसके साथ। जो हमने एजम्पशंस पढ़ी थी वो एजम्पशन सारी इसमें आ रही है। तो डी एक्स यानी कि डिमांड के फंक्शन क्या है, सबसे पहले वस्तु की प्राइस यानी वस्तु का मूल्य, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी संबंधित वस्तुओं का या प्रतिस्थापन वस्तुओं का मूल्य, उसके बाद वाई यानी उपभोक्ता की आय, और टी उपभोक्ता का टेस्ट, इनके साथ उसका क्या है, रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है इसको हमने ऐसे इक्वेशन में लिया तो इसको क्या बोलते हैं हम, मांग फलन। ये ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है ये क्या है, आपका मांग फलन। तो ये मांग फलन हो गया। कि अब आपका सवाल आता है कि मांग फलन क्या होता है, तो मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ मांग का जो संबंध जिस फलनात्मक संबंध में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मांग फलन। और वो कारक कौन से हैं, तो कारक ही आपके सामने, एक तो सबसे पहले वस्तु की प्राइस, उसके बाद जो रिलेटेड वस्तु है या प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी प्राइस यानी उसका मूल्य, और उसके बाद वाई यील्ड ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय, और लास्ट में टी यानी टेस्ट। इसमें आप चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं, जैसे फैशन, टाइम, ये भी जो ऐसी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, मांग तालिका। इसे आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नहीं समझेंगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम मांग तालिका की बात करते हैं। तो मांग तालिका क्या होती है, ये देखिए आप, ये क्या है कि मांग होती क्या है या मांग का नियम क्या है। मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु के मूल्य के साथ मांग का क्या महत्व है, मतलब वस्तु के मूल्य जो है वो ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है। तो दोस्तों कभी आपने देखा होगा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल में बात करते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा कि जैसे ही किसी सब्जी का मूल्य डाउन होने लगता है तो वो सब्जी सर्वत्र हो जाती है, यानी सब जगह अवेलेबल हो जाती है, और उस सब्जी का मूल्य बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, गायब भी हो जाती है, वो सब्जी गायब भी हो जाती है। हम पिछले कई सालों के एग्जाम्पल देखें तो हमारे सामने क्या आ जाता है, प्याज। तो दोस्तों जब प्याज 50 रुपये किलो हो जाता है, 50 रुपये किलो हो जाता है, 100 रुपये किलो हो जाता है, तो प्याज क्या होने लगता है, गायब भी होने लगता है अपने घरों से और होटलों से, ये जो सड़क के किनारे ढाबे होते हैं वहाँ से। और यहाँ तक भी मैंने महसूस किया है, आपने भी महसूस किया होगा कि जो प्याज की कचौरियाँ बनती है उस कचौरी में से भी प्याज गायब। 100 रुपये किलो प्याज हो जाए तो प्याज की कचौरी में से भी प्याज गायब। वहाँ क्या मिलता है आपको, प्याज की जगह गोभी।
तो गायब होने लगता है। लेकिन वही प्याज जब 10 रुपये किलो हो जाता है तो आपको सब जगह प्याज मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो आप खुद देखिए कि आप कभी कोई पेन खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं और वो पेन अक्सर आपको 5 रुपये का मिलता है, और आपको दुकानदार कहें कि 5 का 1 7 के 2, तो आप क्या करेंगे? 2 पेन खरीद लेंगे, ना कि 1। तो जैसे ही क्या होगा, उसका मूल्य डाउन होगा तो आप उसको ज़्यादा खरीद लेंगे। क्योंकि ज़्यादा क्यों खरीदेंगे? उपयोगिता के जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है उसके कारण। मतलब कि आप ज़्यादा कमोडिटी का उपभोग करेंगे तो आपको उपयोगिता क्या होगी? ज़्यादा मिलेगी। और आप कम उपभोग करेंगे तो आपको उपयोगिता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो इस कारण जब वस्तु का मूल्य कम होने लगता है तो आप क्या करते हैं? ज़्यादा खरीद लेते हैं। और जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं? कम खरीदना शुरू कर देते हैं। ये जो है, मतलब जो बात मूल्य बढ़ना और घटना, इसके साथ जैसे आप मांग रखते हैं, उस मांग को अगर आप एक सारणी में योजनाबद्ध तरीके से लिख दो तो वो क्या बन जाएगी? आपकी मांग सारणी या मांग तालिका। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो। देखिए, ये जो है वस्तु का मूल्य है प्रति इकाई, यानी एक इकाई का मूल्य कितना है। जैसे मान लिया कि आप केला खरीद रहे हैं तो एक केले का मूल्य यूँ समझ लीजिए इकाई यानी 1। और उसके बाद मांग इकाई, मतलब एक पर्टिकुलर मूल्य पे आप कितनी चीज़ें मांग रहे हैं, वो आपको यहाँ राइट साइड में दिया हुआ है। ये लेफ्ट साइड है जिसमें आपको मूल्य दे रखा है, और ये राइट साइड है जिसमें आपको क्या दे रखा है? राइट साइड में आपको क्या दिया है? मांग की इकाई। अब देखिए, किसी वस्तु का मूल्य है, जो मूल्य क्या है? 2 रुपये। कितना है? 2 रुपये। अब 2 रुपये जब उसका मूल्य है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वस्तु की 200 इकाई खरीद लेते हैं। कितनी? 200। अब मूल्य 2 से बढ़कर क्या हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। उस वक्त आप क्या करते हैं? 200 की जगह 150 इकाई खरीदते हैं। कितनी? 150। तो जैसे ही मूल्य बढ़ा कितना हुआ? प्लस 2 से 3। तो मांग की इकाई देखिए क्या हो गई? 200 से 150 इकाई मांग क्या हो गई? कम। अब मूल्य 3 से बढ़कर 4 हो गया तो आपने मांग और कम करके कितनी कर दी? 130 यानी 130 कर दी। अब मूल्य और बढ़ता है, 5 हुआ तो आपने मूल्य, मतलब इस 5 रुपये पे आपने और मांग घटाकर कितनी कर दी? 100 कर दी। अब मूल्य ऐसे ही 6 हुआ तो आपने 80, और 7 हुआ तो आपने क्या कर दिया? 60। तो यहाँ पे मूल्य क्या हुआ? प्लस। क्या हुआ? मूल्य बढ़ा। और आपने मांग क्या कर दी? माइनस। कम करते गए। तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ा वैसे वैसे मांग घटी। तो मूल्य तो जैसे प्राइस पी हुआ प्लस, तो डी क्या हो गया? डी यानी डिमांड क्या हो गई? माइनस। तो डी क्या हुआ? माइनस। अब आप ऐसे देखें कि मूल्य घट रहा है वस्तु का। इसी सारणी में देख लेते हैं एक, इसलिए मैं पहले सारणी को क्लियर कर देता हूं। अब सारणी क्लियर करके अब इसी में हम देखते हैं कि मूल्य घटता है तो क्या होता है। आप समझ लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 7 रुपये। कितना है? 7 रुपये। और उस टाइम आपकी डिमांड क्या है? 60। अब देखिए उसका मूल्य घटकर कितना हुआ? 6 रुपये। तो आपने डिमांड जो है, मांग, वो 60 से प्लस करके कितनी कर दी है? 80। अब ऐसे मूल्य 5 हुआ तो आपने क्या कर दिया? 100। ऐसे ही मूल्य 4 हुआ तो आपने कितना कर दिया? 130। ऐसे ही मूल्य 3 हुआ तो आपने क्या कर दिया? 150। और ऐसे ही मूल्य 2 हुआ तो आपने क्या किया? 200। यानी कि मांग की इकाइयाँ बढ़ती जा रही है। किसके साथ? जब मूल्य घट रहा है। तो यहाँ पे P है जो क्या हो रहा है? माइनस। लेकिन D है वो D क्या हो रहा है? प्लस। तो जैसे ही मूल्य घटा मांग बढ़ी। और पहले जो हमने देखा, अगर प्राइस क्या हुई? प्लस, तो मांग क्या हुई? माइनस। दोनों में जो संबंध है वो क्या है? ऋणात्मक है। मतलब ऋणात्मक हम इसलिए कह रहे हैं कि एक हुआ प्लस तो दूसरा माइनस, अगर दूसरा माइनस हुआ तो पहला क्या हुआ? प्लस। ये प्लस और माइनस कंफ्यूज ना हो कि जैसे ही मूल्य घट रहा है, मतलब 7 से 6 हुआ तो यहाँ पे आपकी जो मांग है वो क्या हो गई? 60 से 80 मांग बढ़ गई। ये मूल्य घटा तो मांग क्या हुई? प्लस। और ये मूल्य बढ़ा यानी 2 रुपये से 3 रुपये हुआ तो 2 रुपये पे मांग कितनी थी? 200। और जैसे ही 3 हुआ तो मांग कितनी हो गई? 150। तो ये मूल्य, मतलब प्राइस घटी नहीं बढ़ी, तो ये क्या हुआ? माइनस।
और ये क्या हुआ माइनस, प्राइस घटी तो डिमांड क्या हो गई प्लस। ये क्या है टेबल। अब देखिए इस टेबल को हम आगे क्या करते हैं, एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको पता चले कि ग्राफ कहाँ से आता है। अब देखिए एक ग्राफ जो दे रखा है वो पिछली टेबल से ही लिया गया है। पिछली टेबल को एक बार आप वापस देखिए, यहाँ देखिए मूल्य कितना था 2 रुपये और मांग कितनी थी 200। मूल्य कितना है 2 रुपये और मांग क्या है 200। उसके बाद मूल्य 300 तो मांग कितनी हो रही है 150। देखिए यहाँ आने से पहले एक बार वापस देख लो, इसको वापस देख लो ताकि क्लियर हो जाए कि मूल्य कितना है 2 और मांग कितनी है 200। मूल्य कितना हुआ 3 तो मांग क्या हो गई 150। मूल्य 4 हुआ तो 130। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है कि मूल्य अपना बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, मूल्य प्लस हो रहा है और मांग क्या हो रही है माइनस हो रही है। अब देखिए वापस ग्राफ में आते हैं कि ग्राफ कैसे कहाँ से बना। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखलाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार लिख दूँ कि मूल्य कितना है 2 रुपये, कितना है 2 रुपये और मांग कितनी है 200। मूल्य बढ़ के कितना हुआ 300 तो मांग क्या हो गई 150। मूल्य हुआ 4 रुपये तो मांग क्या हो गई 120। तीन चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ, कितनी, तीन चीज़ों को लिख रहा हूँ। और एक आपको विशेष जानकारी दे दूँ कि आप यहाँ इस टेबल को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे इस वीडियो के जो भी नोट्स है वो सारे नोट्स दे रखे हैं और वहाँ यही टेबल और यही चार्ट बने हुए। तो वो टेबल आप अपनी नोटबुक में उतार लें और नोटबुक में उतार के आंकड़े सामने रखें और फिर इसे समझने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वहाँ पहले आप उतार दीजिए। लेकिन अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे 3 इकाई का 3 सेट लिखे, उसमें ज़्यादा सेट थे। अब ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है इस तरफ का एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या है ये प्राइस है, कौन सा ये वाला। ये जो लाइन है वाई एक्सिस वो किसका है प्राइस का। मैं यहाँ लिख दूँ वाई किसका है प्राइस का। और ये जो एक्सिस है वो क्या है एक्स, ये एक्स एक्सिस किसका है डिमांड का। कि डिमांड तो आप इस नीचे वाले पे लिखते हो और प्राइस आप ऊपर लिखते हो, जो हमने यहाँ लिख रखा है 2 3 4 5 6 लिख रखा है। अब देखिए मूल्य क्या है 2 रुपये। देखिए मूल्य कितना है 2 रुपये। तो आप इस टेबल में देखें, मतलब इस जो अपना ग्राफ है उस ग्राफ में देखिए, अब मूल्य किस पे है वाई एक्सिस पे क्या है प्राइस, और वाई एक्सिस कौन सी है अपनी ये वाली एक्सिस। अब इसमें ये 2 कहाँ है यहाँ पे, तो 2 के सामने से हमने एक लाइन ली, ये लाइन ली। अब ये लाइन यहाँ जाके नीचे क्यों हो रही है, ये जो लाइन आपने यहाँ से ली है वैसे ही जो फर्स्ट 2 रुपये जब मूल्य है तो उसकी डिमांड क्या है 200। इसको ध्यान से देखो, जब उसका मूल्य 2 रुपये है तो डिमांड कितनी है 200। और 200 ये जो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो ये समझिए 200 यहाँ पे है। अब 200 से आपने एक लाइन ली, दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे पे आके टच हुई वहीं पे इसका क्या है, ये जो बिंदु है वो दोनों का इक्विलिब्रियम है, या समझ लीजिए जहाँ दोनों बिंदु आ रहे हैं वहाँ आपने या एक डॉट लगा दिया। समझ लीजिए आप क्या कर देते हैं डॉट लगा देते हैं या लाइन खींच दी। अब उसके बाद देखिए आप ये जो 3 रुपये मूल्य है कितना 3, तो तब आपके पास मांग कितनी हो रही है 150। तो देखिए यहाँ 150 पड़ा है समझ लो, और यहाँ से आपने एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर हो गया इसलिए समझ लिए यहाँ 150 है। उसके बाद 4 हो गया और 120, तो ये 4 हुआ तब आप 120। अब देखिए 120 इसमें थोड़ी सी ये जो चीज़ें इधर उधर हो रही है, तो इसलिए मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक नया चार्ट बनाता हूँ और उससे आपको सिखाता हूँ बिल्कुल। अब 2 पे कितना है 200, 3 पे क्या है 150 और 4 पे क्या है 130। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 पे 200, 3 पे 150 और 4 पे 130 और 5 पे 100। इतना ही बनाऊंगा, क्योंकि इतना ही बनाऊंगा। आगे अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वापस आपको किसी दिन क्लियर कर दूंगा। अब मैं पहले यहाँ एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ कि मूल्य क्या है 2 रुपये तो मांग क्या है 200। मूल्य क्या हुआ 300 तो मांग कितनी हो गई 160, नहीं सॉरी 150।
मूल्य 4 हुआ तो कितना हो गया 120, और मूल्य 5 हुआ तो कितना हो गया 100। ठीक है, अब उससे आंकड़ा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप फिलहाल देख लीजिए यही टेबल है, इसी टेबल से हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस किसका होता है, प्राइस का, और ये आपका एक्स एक्सिस जो किसका होता है, डिमांड का। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन डालता हूँ, ये 2, ये 3, ये 4 और वहाँ 5। ये देखिए 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे क्या है 5, ये मूल्य है। ये आप ग्राफ जब बना रहे हैं तो स्केल लेके स्केल से नाप लीजिए, जहाँ पहला सेंटीमीटर है वहाँ 1, दूसरा है 2, 3, ऐसे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे ये तो 5 तक ही था, देख लीजिए, और यहाँ है 200 तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मतलब एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से 4 सेंटीमीटर में 4 लाइन खींच लेते हैं। पहले को हम मान लेते हैं 50, दूसरे को मान लेते हैं 100, तो तीसरा हो गया आपका 150 और चौथा हो गया 200। ठीक है, ये हो गया 200। अब 2 रुपये जब मूल्य है तो मांग कितनी है 200, मतलब यहाँ तक। और अब 2 रुपये से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींची, अब दोनों लाइन क्या हुई, यहाँ मैच हो गई। तो समझ लीजिए यहाँ दोनों मतलब सीधी स्केल से लाइन खींचो तो ये मैच हो गई। अब मूल्य क्या हुआ 3 हुआ और डिमांड कितनी हो गई 150, यानी डिमांड यहाँ तक पहुँच रही है और मूल्य क्या है ये। अब ये दोनों जहाँ मिल गए वो एक, अब दोनों यहाँ पे मिले समझ लो। ठीक है, तो ये बन गया। अब मूल्य क्या हुआ 4 रुपये, 4 रुपये, ये 4 रुपये, लेकिन डिमांड क्या हो गई 120, ये 100 है और ये 150 है, तो यहाँ से समझ लीजिए ये 120 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 120 क्या रहेगा 100 और 150 के बीच में, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये 125 करीब हो रहा है, लेकिन आप फिलहाल 120 मान लीजिए। ये क्या हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे मैं ये सब कुछ अंगुली से लिख रहा हूँ, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है। आपके पास एग्जाम में स्केल अवेलेबल होगी तो आप स्केल से माप के ही करें, बेटर रहेगा, तो उससे बराबर बनेगा। उसके बाद मूल्य क्या हुआ 5, तो कितना हुआ 100, ये 100 है, यहाँ से एक लाइन गई और ये यहाँ जाके मिल गया। तो देखिए ये जो ग्राफ बना है वैसा ही ग्राफ वहाँ बना हुआ था। आप वापस देखिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया वैसे ही इसी तरह से ये ग्राफ बना हुआ है, जो ग्राफ इस टेबल से बना था, इस तालिका से बना था। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब आप कहेंगे कि इसमें मांग वक्र कहाँ है, तो देखिए अब मांग वक्र कहाँ है, ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ में इसके जो ये पॉइंट आ रहे हैं, कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो पॉइंट आए, कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट आए, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे आप क्या करें, इन पॉइंट को आपस में मिलाए, पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच ले। ये थोड़ी सी अंदर आ गई है अंगुली से, तो इस पॉइंट को मिला के आप इस तरह से एक लाइन खींचे, तो ये जो लाइन खींची ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र, जो क्या है यहाँ से देखिए यहाँ तक डी लिखा हुआ है, ये डिमांड कर्व, ये क्या है, ये देखिए आपका राइट हैंड और इधर क्या है लेफ्ट हैंड। तो ये राइट हैंड टू मतलब ये बीच में से आप 2 साइड करो तो ये राइट और ये क्या होता है लेफ्ट, तो ये राइट से लेफ्ट आ रहा है और वो भी क्या है डाउनवर्ड यानी गिरता हुआ है, स्लोपिंग पोजीशन में, स्लोपिंग पोजीशन यानी ढलान, तिरछा गिरता हुआ, जैसे किसी बांध की जो दीवार होती है जिस तरह से स्लोप के साइड में, वैसे ये क्या है स्लोप, एकदम खड़ा नहीं गिरता हुआ। तो पहाड़ों की जैसे ढलानें होती है उस ढलान की तरह ये क्या है गिरते हुए, तो ये इस कारण गिरते हुए हैं, क्योंकि मूल्य एकदम टूटने से ये ना तो एकदम टूटता है, जैसे धीरे धीरे मूल्य टूटता है वैसे धीरे धीरे इसकी डिमांडें बढ़ती जाती है, और जैसे धीरे धीरे मूल्य बढ़ता है वैसे धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होती जाती है। तो इस कारण ये क्या होता है डाउनवर्ड, और वो भी स्लोपिंग पोजीशन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मांग नियम की व्याख्या, कि मतलब मांग नियम जो है क्यों लागू होता है, ऐसा क्यों होता है। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब वस्तु का मूल्य घटने लगता है तो उपभोक्ता मांग ज़्यादा कर लेता है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़ने लगता है तो उपभोक्ता मांग कम कर लेता है। ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है इसके, कि मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता है, क्यों ऐसा क्या होता है। मतलब ये
जो यहाँ प्रश्न है, अब प्रश्न उठता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ क्यों होता है। दूसरे शब्दों में मांग नियम लागू क्यों होता है, क्यों लागू होता है, यानी क्यों ऐसा होता है कि मांग वक्र गिरता हुआ होता है कि जब मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु की मांग है वो घटेगी, ऐसा होता क्यों है। तो इसके होने के कारण जो है 4 कारण आपको सामने दे रखे हैं। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती हुई है, सीमांत उपयोगिता घट रही है। तो सीमांत उपयोगिता घटने के कारण क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब सीमांत उपयोगिता का पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, वैसे यूँ 3 वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिए ताकि सीमांत उपयोगिता क्लियर हो जाए। तो सीमांत उपयोग, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बता दूं कि ये मांग नियम में कैसे लागू होता है। तो मांग नियम में ऐसे लागू हो रहा है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है तो उसके लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। यानी आप एक रोटी से दूसरी रोटी खाते हैं तो उसकी उपयोगिता कम, तीसरी खाते तो और कम, चौथी खाई तो और कम, और पांचवी खाते तो क्या हो जाता है, सीमांत उपयोगिता स्थिर। और स्थिर होने के बाद भी उपभोग कंटिन्यू करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लग गई तो फिर आप क्यों उसको चीज़ को बाय करेंगे, क्यों परचेस करेंगे, उसको क्यों खरीदेंगे, उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, इस कारण उपभोक्ता उसको खरीदना बंद कर देता है। और दूसरी चीज़ कि सीमांत उपयोगिता कैसे मिलती है, जैसे जैसे उपभोग करते हैं। तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ने लगता है तो आपकी सीमांत उपयोगिता और आपके खर्च की राशि बराबर नहीं होती है, खर्च बढ़ जाता है और उससे उपयोगिता आपको कम मिलती है। इस कारण आप उस चीज़ को खरीदना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु का मूल्य घटने लगता है तो आप जो पैसे चुका रहे हैं उससे ज़्यादा आपको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसलिए आप उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण आप ज़्यादा खरीदते हैं। उसके बाद क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव। आय प्रभाव यानी कि जब किसी वस्तु का आय प्रभाव, मतलब एक वास्तविक आय शब्द क्या होता है, वास्तविक आय कि जिस उस पैसे से आप कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, मतलब चीज़ को मतलब आपके पास जो पैसे है उस पैसे को आप वस्तु से तुलना करके माप रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कि आपके पास 10 रुपये जिससे आप 2 केले खरीद सकते हैं, तो 10 रुपये का मूल्य क्या है, 2 केले। यहाँ देखिए 10 रुपये का मूल्य क्या है, 2 केले। 10 रुपये का मूल्य 10 रुपये नहीं, 10 रुपये का मूल्य 2 केले। 10 रुपये का मूल्य 2 केले, लेकिन अब 10 रुपये में 3 केले आने लग गए। तो वस्तु का मूल्य के संबंध में अगर हम रुपये को मापे तो अब 10 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, 3 केले। तो आपकी आय बढ़ गई, 10 रुपये है फिर भी आप 10 रुपये से 3 वस्तु खरीद लेते हैं। और जब वस्तु मतलब मूल्य बड़ा है तो आप 10 रुपये होते हुए 2 चीज़ खरीद रहे हैं। तो अपनी क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव के कारण खरीदता है। मतलब उपभोक्ता ये चाहता है कि उसके पास जो पैसे है उससे ज़्यादा वस्तुएं खरीदे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कब खरीदेगा, जब उसका मूल्य कम होगा तो ज़्यादा खरीदेगा, और जब 10 रुपये में कम चीज़ें आएगी तो वो कम खरीदेगा, उसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये नियम कब लागू होगा, तो उसका उत्तर था कि ये नियम तब लागू होगा जब प्रतिस्थापित वस्तुएं यानी संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो मूल्यों में मूल्य प्रभावित नहीं होने चाहिए, बढ़ने और घटने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण लागू होता है। तो अब प्रतिस्थापन वस्तुएं देखते हैं, चाय और कॉफ़ी। अगर चाय का मूल्य बढ़ने लगता है, कॉफ़ी का मूल्य स्थिर है, चाय का मूल्य बढ़ गया, कॉफ़ी का स्थिर है। तो चाय का बढ़ रहा है तो आप मांग कम करके आप किस तरफ चल जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ, और यही कॉफ़ी के मूल्य बढ़ने पर चाय की तरफ। तो जैसे ही उसका मूल्य बढ़ेगा तो आप उसकी डिमांड को कम कर देंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए दोनों का मूल्य बराबर है, अब चाय का मूल्य घटने लगा तो कॉफ़ी वाले जो लोग हैं वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो चाय का मांग बढ़ जाएगा। तो उसके कारण मतलब प्रतिस्थापना प्रभाव के कारण भी ये लागू होता है। उसके बाद क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, ये कॉफ़ी वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि जब कॉफ़ी का मूल्य और चाय का मूल्य है बराबर है, अब चाय का मूल्य घटने लगा तो कॉफ़ी के लोग, कॉफ़ी पीने वाले लोग भी किस तरफ चेंज हो जाएंगे, किस तरफ आ जाएंगे, चाय की तरफ। तो चाय के कस्टमर बढ़ गए और कॉफ़ी के कस्टमर घट गए। तो
जब मूल्य कम होता है तो ग्राहक बढ़ जाते हैं, लेकिन जब मूल्य बढ़ जाता है तो ग्राहक घट जाते हैं। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से भी ये नियम लागू होता है। उसके बाद मांग के नियम के प्रमुख तथ्य, कुछ तथ्य है जिन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है ताकि ये याद रहे। आपको कोई नींद में उठा के पूछ ले कि मांग का नियम क्या होता है, तो आप सीधे सीधे जवाब दे दें कि मांग का नियम वो नियम है कि ऐसा नियम है इस नियम के अनुसार या मांग के नियम के अनुसार जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटने लगती है, और जब वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। ये आप नींद में भी उठा के दे दें। कब देंगे? जब इन तथ्यों को आप कंठस्थ कर लें। और ये तथ्य क्या है? उल्टा या विपरीत संबंध। दोनों में संबंध क्या होता है? उल्टा। जब मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगी, मूल्य घटेगा मांग बढ़ेगी, तो रिलेशन क्या हुआ? उल्टा। संबंध क्या है? उल्टा। उसके बाद गुणात्मक, मात्रात्मक नहीं, गुणों का संबंध है कि एक वस्तु का मूल्य जब वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। कितनी बढ़ती है और कितनी नहीं, यह सब चीज़ किसमें? संख्या में आती है। वो यहाँ नहीं मापा जाता है। सिर्फ हम इतना ही कहते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, इसका मतलब मांग घटेगी। कितनी घटेगी वो नहीं कहा जा सकता। इसी कारण कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसी कारण ये गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। मात्रात्मक कब होगा? जब हम ये कह दें कि इतने मूल्य बढ़ जाएगा तो मांग घटकर इतनी रह जाएगी, या इतना मूल्य घट जाएगा तो मांग बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? मात्रात्मक संबंध है, गुणात्मक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते हैं कि कितना मूल्य चेंज होकर क्या होगा तो मांग क्या होगी, ये बता नहीं सकते, इस कारण गुणात्मक है। उसके बाद आनुपातिक संबंधों का अभाव। ऐसा नहीं, मतलब अनुपात क्या होता है? 2:4, 2:4 मतलब 1:2, तो एक के दूसरा क्या है? डबल। यहाँ ऐसा संबंध नहीं है कि जैसे वस्तु का मूल्य घटकर 100 से क्या हो गया? 50, आधा हो गया, तो इसका मतलब मांग डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संबंध गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। और जब संबंध गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं, तो अनुपात का भी क्या होगा? अभाव। अनुपात कब होगा? जब संबंध मात्रात्मक होंगे, गुणात्मक नहीं। लेकिन मांग में संबंध मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है, तो गुणात्मक होने के कारण अनुपातिक भी नहीं। उसके बाद एक तरफा संबंध। संबंध क्या है? एक तरफा। मांग का नियम एक तरफा है। मांग का नियम एक तरफा क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको वापस फंक्शन में ले जाता हूं। ये देखिए आप इसको एक बार, यहाँ आपने देखा था, ये जो देखा था इसमें आपने क्या देखा? डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस रिलेटेड यील्ड एंड टेस्ट। यानी कि डिमांड का संबंध है किसके साथ? वस्तु के मूल्य, संबंधित वस्तुओं का मूल्य, उपभोक्ता की आय और टेस्ट के साथ। तो आप उसके मांग को प्रभावित करने वाली चीज़ों की गणना कर रहे हैं, ना कि मांग की। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की गणना कर रहे हैं, मांग से चीज़ें नहीं माप रहे, प्रभावित करने वाले कारकों से देख रहे हैं। इसलिए आपका जो संबंध है वो एक तरफा संबंध है। ये यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा लिखा ताकि आप वापस ध्यान में लाएं। ये एक तरफा नियम है क्योंकि ये केवल मूल्य का मांगी गई मात्रा पर परिवर्तन को देखता है कि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होता है। डी इज फंक्शन ऑफ पी, मतलब पी जो है प्राइस है, वो प्राइस क्या है? सब एक फलन है किसका? मांग का। तो प्राइस में चेंज हुआ तो मांग में कितना चेंज हुआ? अब दूसरी मतलब उसके जो कारक है, दूसरे कारक भी आप देख लो, लेकिन संबंध एक साइड का है। डी से यूं नहीं देख रहे हैं डिमांड में परिवर्तन आया तो मूल्य में क्या परिवर्तन आया, ऐसे नहीं देखेंगे। मूल्य में परिवर्तन आया तो मांग में क्या परिवर्तन हुआ, ये एक साइड देख रहे हैं, इसलिए ये एक तरफा संबंध है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये मांग का नियम पूरा हो गया। अब मांग की थ्योरी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, जिसे अगले वीडियो में क्लियर करेंगे कि मांग कितने प्रकार की होती है और उनका आपस में किस तरह का संबंध होता है, मांग की विशेषताएं क्या है, इसे हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको मांग का नियम बना दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और किसी चीज़ की आप गहराई से नहीं समझ पाए तो वो भी बताना। और दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि ये वीडियो पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको लेकर कभी हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आप वहाँ प्रश्न रख सके और हम आपके उत्तर दे सके। ऐसा कब संभव होगा? जब हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे। अब तो आप जितना जल्दी फॉलोअर बढ़ाएंगे उतना जल्दी हम ऑनलाइन आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।
तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।